दिवाली के वेकेशन प्रारंभ हो चुके हैं, बट हमें अपनी तैयारी को भी अंतिम रूप देना है। तो इसी कड़ी में हम यूपीएससी सीसी हिंदी पर आज एक मुद्दा डिस्कस करेंगे। दो मुद्दे होंगे, पहला राष्ट्रीय महिला आयोग का, फिर हम भारत म्यांमार संबंध भी डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में यूपीएससी में बार बार बोलते आए हैं कि हमें एडिटोरियल प्रिपेयर करना नहीं होता है, अभी तो हमें मुद्दा तैयार करना होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो अभी चर्चा में था, हाथरस को लेकर मुंबई में तथा एमपी में पॉलिटिशियंस के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए, तो यहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग एज ए इंस्टीट्यूशन, उसका एनालिसिस यूपीएससी पूछ सकता है। तो उसी संदर्भ में हमें यह टॉपिक प्रिपेयर करना है। इस पर ऑलरेडी यूपीएससी 2016 में प्रश्न पूछ चुका है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अगर हम करेंगे तो उसके संदर्भ में अन्य जो आयोग को भी हम कैसे लिख सकते हैं, इस संदर्भ में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। परंतु सबसे पहले अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां हम पेड सब्सक्रिप्शन लेकर, जहां 2 कोर्सेस प्लस और आइकॉनिक उपलब्ध है, उसके द्वारा हम अपनी तैयारी को निश्चित दिशा दे सकते हैं। यूट्यूब पर तो हम करंट या नारद मुनि की तरह पढ़ रहे हैं, बट वहां पर एक स्ट्रक्चर्ड वे में जिस एग्जाम के लिए शेड्यूल चाहिए वह मिलेगा। यहां आपको मिलेगी डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कोर्सेस, और इन सब का अनलिमिटेड 24/7 एक्सेस। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड की जा सकती है। इवन गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर पर डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोस को। मेरे बारे में, माय नेम इज अमित कुमार जैन, को फाउंडर ऑफ द कोर IAS and GSHindi.com। अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल लिंक unacademy_अमित जैन। अनअकैडमी पर क्लासेस का लिंक अमित जैन DC 1785। तथा यहां पर मेरे अलावा जो टॉप ऑनलाइन एजुकेटर्स है, इनके वीडियोज आप एक्सेस कर पाएंगे, जहां 15,000 से भी ज्यादा कोर्सेस अवेलेबल है। 1 ईयर की फीस प्लस प्लेटफॉर्म की, जहां आपको मिलेगा लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और इन स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल के माध्यम से पढ़ाई। उसका 1 ईयर की फीस 49,500। बेसिक जो है आप अपनी फाउंडेशन यहां आराम से जो है एफिशिएंट तरीके से लो प्राइस में कवर कर सकते हो। और यदि अमित जैन कोड अप्लाई करते हो तो फीस हो जाएगी 44,550। 2 ईयर फीस 72,000। अप्लाई रेफरल कोड अमित जैन, फीस 64,800। इस क्लास को मैं ऐसे लूंगा कि जैसे आपसे इंटरेक्शन ही कर रहा हूं, और उसी इंटरेक्शन के माध्यम से आपको पढ़ना है। और सोचते हुए जो है, साथ में क्लास के साथ साथ आप देख रहे हो, तो आपको वह जो है उस पैटर्न में लिखना भी है। इसके अलावा आइकॉनिक प्लेटफॉर्म है, जहां आपको पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज्ड फीडबैक भी अवेलेबल होगा। इसकी 1 ईयर की फीस 64,000। अप्लाई रेफरल कोड अमित जैन, फीस आपकी हो जाएगी 57,600। 2 ईयर फीस 99,000। अप्लाई रेफरल कोड अमित जैन, फीस 89,100। चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग पर। इंग्लिश में है, बट मैं हिंदी में बोलूंगा, और हिंदी के साथ साथ जो इसको लिखवाना है वह भी हम लिखेंगे। यह है क्वेश्चन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अब स्टार्ट करें। पहला टॉपिक, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग वैसे तो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, बट अभी इसका चर्चा का कारण जो इंसिडेंट है मुंबई में, और उसके बाद जो एमपी में, जहां कुछ पॉलिटिशियंस ने वुमेन के बारे में जो नेगेटिव कमेंट किया, और उसके संदर्भ में किस तरह ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एज ए राजनीतिक थिंकिंग से प्रेरित हुए काम कर रहा है, उतना प्रोएक्टिव नहीं हो रहा है जितना इसको होना चाहिए, उस कंटेक्स्ट में यह चर्चा में था। तो जब हम यह राष्ट्रीय महिला आयोग कर रहे हैं, तो हम राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं कर रहे हैं, ये याद रखना।
पेपर 2 में बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं, वैसे ये न्यूज से है, बट ऐसे बहुत सारी बॉडीज हैं जिनको हम मेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ते हैं, बट हमें मेंस में उसका आंसर करना है, मेंस में उसका आंसर करना है। तो जब हमें मेंस में उसका आंसर करना है, जब मेंस में हमें उसका आंसर करना है, तो उसके लिए हम इसको एज ए टेम्पलेट के तौर पर, जैसे हमने एनजीटी एक किया था, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, तो उसी तरह हम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को एज ए टेम्पलेट मानते हुए, इसके कंटेक्स्ट में फिर जो है सोचेंगे कि कैसे अन्य बॉडीज को किया जा सकता है, अन्य बॉडीज को किया जा सकता है। तो पहला, अगर लक्ष्मीकांत बुक है तो साथ में रख लो एक बार, 2 मिनट का टाइम है। अगर लक्ष्मीकांत बुक है जहां राष्ट्रीय महिला आयोग लिखा हुआ है तो एक बार कलेक्ट कर लो, उसके बाद हम चालू करते हैं। डन। सो राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 1992 में की गई है, जो महिलाओं के हित हैं, महिलाओं के कलेक्टिव इंटरेस्ट हैं, उसके संदर्भ में यह कार्य करे, उनके हक को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे एससी एसटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी है, उसी तरह वुमेन जो है उसे एज ए कलेक्टिव जो है, कलेक्टिव के साथ साथ इंडिविजुअल वुमेन की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए इस स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। ऑल्दो इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना के बारे में शुरुआत, इसकी थिंकिंग 1974 से ही चालू हो गई थी, बट इसको कल्मिनेशन, इसको अंतिम रूप दिया गया 1992 में, जब आपका लॉ पारित हुआ, और यह लॉ था आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, और इसी के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई है। इसका काम क्या है? देखो, जब भी तुम्हें एनालिसिस करना होगा किसी भी संस्था का, तुम्हें उसका ऑब्जेक्टिव, उसका विजन, उसका मिशन पता होना चाहिए, और वह संस्था अपने उस विजन, अपने उस मिशन, अपने उस ऑब्जेक्टिव, अपने विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव के संदर्भ में कार्य कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, वह उन लक्ष्यों को पूर्ण करने में कितने सफल हुई है, या वह कौन से एरिया है जहां वह भी असफल है। तो उससे तुम्हारा एनालिसिस पार्ट आएगा और उसी से तुम्हारा एनालिसिस बनेगा। तो इसलिए जो तुम्हारी पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक होगी, तो उसमें जो बेस होगा, जो प्रीलिम्स के लिए तुम पढ़ रहे हो, उसी प्रीलिम्स को तुम्हें एक्सटेंड करके मेंस के पर्सपेक्टिव में ले जाना है। जैसे पहले लिख लो, मेरी बेसिक वैधानिक संस्था, स्थापना वर्ष 1992, कॉपी में लिखते रहो। और ये शीट्स जो है मैं मेल पे भिजवा दूंगा। सर रिपीट कर दीजिए। वैधानिक संस्था, स्थापना वर्ष 1992, बस बेसिक। अब इसके ऑब्जेक्टिव, इसका लक्ष्य, इसका ऑब्जेक्टिव है महिलाओं की सुरक्षा के लिए जितने भी वैधानिक कानून बने हैं, जो भी संस्थागत उपाय है, उसकी समीक्षा करना। मीन्स वह कानून महिलाओं के हितों को कितना संरक्षण कर पा रहे हैं, क्या उन्हें जो है रिव्यू करने की आवश्यकता है, क्या उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है, इसके संदर्भ में यह सलाह प्रदान करती है। जैसे 2000 जैसे आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट बना, तो वह सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट क्या सही से कार्यान्वित हो रहा है, सही से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसमें क्या कमियां हैं, उसके इंप्लीमेंटेशन में क्या कमियां हैं, उसके स्ट्रक्चर में क्या कमियां हैं। यह एनालिसिस का काम यह राष्ट्रीय महिला आयोग करता है। फिर इसका काम है जो भी और हमें रिमीडियल लेजिस्लेटिव मेजर लेने हैं, मींस और हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो उपाय लेने हैं उसके बारे में यह अनुशंसा रिकमेंड करता है। तथा यही नहीं करता, जो महिलाओं से संबंधित शिकायतें हैं उनको रिड्रेस करने में, उन्हें सुलझाने में यह फैसिलिटेट, यह मदद करता है। तथा
इसके साथ ही महिलाओं से संबंधित सरकार कोई भी नीति ला रही है या कोई कानून ला रही है, उसके संदर्भ में गवर्नमेंट को यह सलाह भी प्रदान करता है। इसके संदर्भ में इस महिला आयोग को सिविल कोर्ट के पावर भी दिए गए हैं। यदि महिलाओं के पावर अफेक्ट होते हैं तो वह किसी को भी सम्मन कर सकता है, इवन ब्यूरोक्रेसी को भी यह सम्मन कर सकता है। लिख लो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसी ऑब्जेक्टिव से हम एनालिसिस करेंगे, इसी ऑब्जेक्टिव से हम एनालिसिस करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित वैधानिक तथा संस्थागत उपायों की समीक्षा करना, उपायों की समीक्षा करना। सेकंड, वैधानिक उपायों में सुधार के लिए अनुशंसा प्रदान करना, अनुशंसा प्रदान करना। थर्ड, महिलाओं की शिकायतों के निवारण में मदद करना। नेक्स्ट, महिलाओं को प्रभावित करने वाली नीतियों के संदर्भ में सरकार को सलाह प्रदान करना, सलाह प्रदान करना। सर एक बार रिपीट कीजिए थे। महिलाओं से संबंधित सरकार की नीतियों पर सलाह प्रदान करना। ये तो हो गया, ये तुम लक्ष्मीकांत में पढ़ते हो। मेन पार्ट है अब एनालिसिस। सोचो और चैट भी कर सकते हो और माइक ऑन करके बता भी सकते हो कि क्या क्या जो है पॉजिटिव हैं इस नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के। राष्ट्रीय महिला आयोग ने क्या अच्छा कार्य किया है। देखो, इस तरह का जब एनालिसिस करोगे तब तुम्हें न्यूज़पेपर के हेडलाइंस, न्यूज़पेपर से जो लाइंस है वह काम आएगी। वही होता है एनालिसिस। बताओ क्या क्या नोटेबल वर्क हैं इसके। कोई भी जो तुम्हें याद आता हो। हवा में भी फेंकना है तो इस तरह करना है कि एग्जामिनर को लगे बहुत सही डायरेक्शन में हिट हो रहा है। बताओ। सर इट हैज बस्टेड मेनी सेक्सुअल रैकेट्स। और सर इसमें दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन का एग्जांपल दे सकते हैं? नहीं, पर्टिकुलर वहां है। तो तुम जब इसने काम कर रही है तो वह भी तो काम कर रही होगी, तो फेंकने में क्या जाता है, कहीं ना कहीं तो किया होगा ना। हाँ। ना, ठीक है, अच्छा है। सर, और सर ड्यूरिंग लॉकडाउन इट हैज प्रोवाइडेड फूड एंड अदर यूजफुल आर्टिकल्स टू वुमेन हु आर एंगेज्ड इन सेक्सुअल वर्क वो लाइक एक इन बात बेंगल। और सोचो कई, भारती, सौरभ, शालिनी, श्रेया, पवन, थिंक, ट्राई तो करो एक बार। सर 3 तलाक बिल में इसका यूज। कैसे लिखो बताओ तो सही। सर जिस तरीके से मतलब अब सर वो नहीं बता पाएंगे, लिखने में प्रॉब्लम होगी।
कोशिश तो करना है ना। चलो, और कोई? Yes, sir. और कोई? सोचो ना, इन 4 को सोचो बस, और इन 4 से अंदाजा लगाने की कोशिश करो कहाँ कहाँ काम किया होगा। देखो, यही मेंस है हिंदू क्लास में, तुम्हें इस तरह के मुद्दे में यही सीखना है। एक से तुम्हें बहुत से पर अटैक करना है। सर हाँ, बताओ। सर ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एक तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस तो ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट का काम तो करेगा ये, लेकिन एग्जाम्पल सर जैसे कोविड-19 के दौर में हमने देखा कि हिंसा, घरेलू हिंसा बहुत बढ़ गई थी, तो उसके लिए ये स्थापित किया गया है। तो इसके तहत वो अपना शिकायत भारतीय वापस ऑब्जेक्टिव भूल गए। ये 1992 में बना है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट तो बाद में आया आपका। नहीं सर, लेकिन ये तो कर सकते हैं ना आप। और देखो, इसको मतलब ऐसे घरेलू लिखोगे, कोविड-19 में जिस तरह सेक्सुअल हैरेसमेंट और उसके केस बने, तो इस संदर्भ में जिस कमीशन ने जो एक्टिविटी दिखाई, जो अवेयरनेस कैंपेन चलाया, और सरकार को भी इस बारे में जागरूक करने की कोशिश की, और सरकार पॉलिसी के लिए जो है दबाव बनाया, यह है इसका एक नोटेबल वर्क हमें अभी दिखता है। इस तरह लिखोगे। ओके सर। और सर क्योंकि मतलब एक बड़े लेवल पर हिंसाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो एक ये नेशनल कमीशन है, इसको भी अपने पार्ट को, मतलब इसको भी एक बॉडी बनाने की जरूरत है। ये अपने अंडर एक तंत्र स्थापित करे तो वो उसका काम कर। नेगेटिव और उसके सलाह में तुम दोगे ओके सर। ना, वो इसका नोटेबल वर्क नहीं है। ओके सर। गाइडलाइन में कुछ है इसका रोल? विशाखा गाइडलाइन जो आई थी उसमें कुछ रोल है इसका? तुम ऐसे लिखोगे, महिलाओं से संबंधित जो कानून आए, जैसे हम विशाखा देखें, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट देखें, तो विशाखा केस में जिस तरह इसने एक्टिव भूमिका निभाई थी और सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णायक मोड़ पर लिया था, तो उस समय इसकी हम एक्टिविटी देखें, या जब 2013 में निर्भया कांड के बाद कानून बना और इसमें उसका इन्वॉल्वमेंट देखें और एक कठोर कानून के संदर्भ में, तो यह हम इसकी इस भूमिका को देखते। देखो, तुम्हें एग्जाम में पिन पॉइंट उदाहरण नहीं याद आएंगे, क्योंकि वह कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता। लास्ट ईयर उसने कैट पूछा, किसी को कुछ मालूम नहीं था, तो ऐसे ही वो किसी भी संस्था पर पूछेगा। जब वह पूछेगा तो तुम्हें लक्ष्मीकांत से हर संस्था का ऑब्जेक्टिव पता है, और एग्जाम में पैनिक ना करते हुए वहीं से तुम्हें लिखना है। देखो, मैं एक एक करके बताता हूं। अगर हम बात करें जेंडर के पर्सपेक्टिव में, तुम सारा सोच लो, वह है कुछ ना कुछ इसने किया होगा। पहला है, इसने जेंडर प्रोफाइल जो है उसको तैयार किया है टू असेस द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड देयर एम्पावरमेंट। मींस हर राज्य में महिलाओं की स्थिति क्या है, उनकी मैपिंग उसने की है, तथा उसी के अनुरूप उनके सशक्तिकरण के लिए उनको एम्पावर करने के लिए यह कदम उठा रही है। ये भी अभी समझ लो, उसके बाद लिखना। फिर है अब इसका शिकायत निवारण का काम भी है, तो ये भी लिखोगे, इट रिसीव्ड अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेंट्स एंड सो मोट इन सेवरल केसेस टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस। इसने महिलाओं के संदर्भ में इसको बहुत सी शिकायतें प्राप्त होती है, इनका उन्होंने निवारण किया है। इसके अलावा स्वतः संज्ञान लेते हुए, जैसे उदाहरण के तौर पर हम दिल्ली में देखें सेक्सुअल हैरेसमेंट और उसके केस, इसके मामलों में, या जो सेक्सुअल वर्कर है उनका ध्यान संज्ञान लेते हुए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का ध्यान लेते हुए, इसने बहुत से ऐसे नोटेबल काम किए हैं। अब तुम्हें पिन पॉइंट नहीं पता, तुम यह तो सोच सकते हो ना, महिलाओं के संदर्भ में इसने ऐसा काम किया होगा। फिर इट टुक अप द इश्यू ऑफ चाइल्ड मैरिज, स्पॉन्सर्ड लीगल। अब देखो, यहां पर बाल विवाह में महिलाएं हैं शामिल, तो इसने कैसे बाल विवाह के मुद्दों को लिया है। इसने स्पॉन्सर्ड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, इसने जो वैधानिक जागरूकता अभियान है महिलाओं के संदर्भ में, उसके संदर्भ में उनको उन जो है जागरूकता अभियानों को स्पॉन्सर किया, उन्हें रुपया दिया है। पारिवारिक महिला लोक अदालत का आयोजन करने में तथा महिलाओं से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में जो है इसने इनका आयोजन किया है। इसके अलावा विभिन्न जो कानून जो महिलाओं से संबंधित है, जैसे दहेज प्रथा, दहेज अधिनियम 1961,
पीएनडीटी एक्ट 1994 जिसमें आप सेक्स डिटरमाइन करते हो और जिसमें फर्टस और उसकी हत्या की जाती है अगर वह महिला या बच्ची होती है तो इसके संदर्भ में इसने कैसे भूमिका निभाई है, इसके संदर्भ में कैसे हमने जो है पीएनडीटी एक्ट के द्वारा जो मेडिकल फील्ड में कंट्रोल लगाने की कोशिश की है। इसके अलावा इंडियन पेनल कोड में जो उसने अनुशंसा दी है महिलाओं के प्रोटेक्शन के संदर्भ में, इसके अलावा जो है स्वयं के ही कानून जो इसकी स्वयं की शक्तियां हैं उसके बारे में जो अनुशंसा की है, यहां उसने नोटेबल वर्क किया है। इसी संदर्भ में हम देखें तो लोगों में अवेयरनेस आई है पीसीपीएनडीटी के लिए, जहां लोग अब जो है सेक्स डिटरमिन नहीं, महिलाओं को एक इक्वल नजर से देख रहे हैं। यह कोई एक आइसोलेटेड वर्क नहीं है, ये इस महिला आयोग को जो हमने जिम्मेदारी सौंपी है उसी का एक परिणाम है, उसी का एक परिणाम है जिसने इसने डिफरेंट डिसिप्लिन में जो है जागरूकता जगाई है। और आज हम देखें तो हम जो बॉय और गर्ल को इक्वल मानते हैं, यह कहीं ना कहीं इसकी थिंकिंग का ही परिणाम है। इसके अलावा देखो इट ऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप, कंसल्टेशन, कंस्टिट्यूटेड एक्सपर्ट कमिटीज और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे किया जाए? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पहली आवश्यकता है उनका आर्थिक सशक्तिकरण। तो उस आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इसने कैसे समिति स्थापित की है, कैसे प्राइवेट सेक्टर से जो है कोऑर्डिनेट किया है, जहां प्राइवेट सेक्टर में भी उसने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए काम किया है। इसके अलावा कंडक्टेड वर्कशॉप, सेमिनार फॉर जेंडर अवेयरनेस एंड टुक पब्लिसिटी कैंपेन अगेंस्ट फीमेल फर्टिसाइड, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड order टू जनरेट अवेयरनेस इन सोसाइटी अगेंस्ट दीज एविल्स। सोसाइटी में महिलाओं के प्रति जो एविल्स हैं, जो दुर्भावनाएं हैं, जैसे भ्रूण हत्या, जैसे दहेज प्रथा, जैसे उनका काम के लिए आगे ना आना, इसके लिए जो उसने काम किया, जो अवेयरनेस जगाई है, जहां अब हम महिलाओं को भी फील्ड में आगे भेज रहे हैं, महिलाओं को भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, यह सब कुछ क्षेत्र में इस संस्था ने निर्णायक काम किया है। अब ये देखो, ये पॉइंट को तुम्हें यहीं से सोचना होगा और महिलाओं के संदर्भ में फील्ड में जाना होगा। एग्जाम में मैं बार बार कह रहा हूं कि तुम्हें यह पिन पॉइंट कहीं नहीं पता होगा। जब 5 या 6 इस तरह ऑर्गेनाइजेशन कर लेंगे, ऑटोमेटिक तुम उस डायरेक्शन में सोचने लगोगे कि कहां अटैक करना है। जैसे यहीं पर मैं नेशनल कमीशन फॉर SC/ST का भी तुम्हें एनालिसिस करने के लिए बोल सकता हूं ऑन द स्पॉट। अब वो जब ऑन द स्पॉट तुम्हें करना होगा, तुम बस उसके ऑब्जेक्टिव याद रखो, उसके संदर्भ में SC/ST कानून याद रखो और इसी तरह लिख दो, इसी तरह लिख दो। लिखवा देता हूं मैं, क्योंकि एक तुम्हारे पास ये टेम्पलेट होना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर मैंने जो आंसर राइटिंग क्लासेस थी उसमें नेशनल कमीशन फॉर SC और ST करवाया था, बट अभी इस बार ये जब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चर्चा में तो ये करवा रहा हूं। ऑल्दो इस पर 2016 में क्वेश्चन पूछ चुका है, 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पर। ठीक है, लिखो लिखो, या पहले खुद लिखना चाहोगे और उसके बाद मैं जब बोलूंगा तो उससे मैच करना चाहोगे? चलो, जवाब नहीं आ रहा, लिखो। पहला, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में, इंग्लिश वालों के पास ये रहेगा भी, बट फिर भी जो है कॉपी में लिखते भी रहो। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में लैंगिक प्रोफाइल तैयार किया है, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण का आकलन किया जा सके और उस संदर्भ में हस्तक्षेप किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, महिला संबंधी शिकायतों के निवारण में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाई है और स्वतः संज्ञान लेते हुए महिला संबंधी मुद्दों को उठाकर त्वरित न्याय प्रदान करने में सहायता की है। त्वरित न्याय प्रदान करने में सहायता की है। उदाहरणतः महिला वुमेन ट्रैफिकिंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं वुमेन ट्रैफिकिंग को? महिला, उदाहरणतः महिला तस्करी होता है सर। महिला तस्करी के संदर्भ में जो इसकी भूमिका है, महिला तस्करी के संदर्भ में जो इसकी भूमिका है। इसी तरह कोई भी और एग्जांपल तुम्हें पता हो, पिन पॉइंट लिखते रहना। इससे तुम्हें यह भी आइडिया होगा जब एग्जाम तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो कैसे हेडलाइन तुम्हारे काम आएगी। नेक्स्ट पॉइंट, बाल विवाह, दहेज प्रथा। सर जो सी बॉक्स और वन स्टॉप सेंटर है उसमें भी इसकी कोई भूमिका है क्या? किसमें? सी बॉक्स और वन स्टॉप हाँ, सेंटर वगैरह जो ऑलरेडी पैनिक बटन। शी बॉक्स में अगर जैसे मान लो नहीं हो रहा है तो आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास जा सकते हो। उससे जो है कोई कंपनी नहीं मान रही तो उससे ऑर्डर करवा सकते हो, क्योंकि इसके पास सिविल कोड का तो पावर है ही ना। तो तुम इसके कंटेक्स्ट में कुछ भी लिख सकते हो। महिलाओं से संबंधित जो भी मामले हैं उसमें कहीं ना कहीं तुम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का रोल होगा तो लिख सकते हो। ठीक है। बाल एग्जाम्पल में विवाह, ही लिख सकते हैं। दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या इत्यादि महिला संबंधी मुद्दों पर महत्वपूर्ण कार्य किया है तथा इन कानूनों को कठोर बनाने में भी सरकार को अनुशंसा रिकमेंडेशन प्रदान करने में इसकी भूमिका रही है। नेक्स्ट, साथ ही घरेलू हिंसा, कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ समान व्यवहार तथा शी कानून क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट तथा शी कानून के धरातल पर कार्यान्वयन में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट, इसके अलावा
महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी, इसके अलावा महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी, कोमा इनकी शिक्षा में भागीदारी, इनकी शिक्षा में भागीदारी इत्यादि में विभिन्न वर्कशॉप तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कर महिलाओं से संबंधित कुरीतियों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया है। ये तो हो गया पॉजिटिव। नेक्स्ट, पिटफॉल्स, कमियां। तुम्हें मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ऐसी क्या कौन सी कमियां हैं जो तुम किसी भी संस्था पर लिख सकते हो, वह पिन पॉइंट करके एक बार लिखो, फिर हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हमें वही सीखना है कि सामान्य नॉलेज से जो अगर मुझे कुछ भी नहीं आता है तो मैं वहां एग्जाम में क्या लिख दूं। सोचो, 2 मिनट का टाइम है, कॉपी में लिखो कमियां। और वो कमियां हर संस्था में है। वित्त से संबंधित सोचो, संस्था से संबंधित सोचो, वर्तमान में जो मुद्दे हो रहे हैं, जहां अभी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को एकदम हम चुप्पी साधे हुए देख रहे हैं, पास्ट में इसका क्या था, उस संदर्भ में सब सोचो। क्या सुमोटो है तो क्या वास्तव में आ रहा है? जैसा नाम तुम दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन का सुनते हो, क्या उतना न्यूज तुमने कभी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में पढ़ी है? इस पर सोचो, क्योंकि इस थिंकिंग से ही तुम्हें किसी भी संस्था को सोचना होगा। सर, जैसे हमने एनजीटी की कमियां देखी थी, तो उसी तरीके से उसके कुछ पॉइंट हम यहाँ यूज कर सकते हैं। हाँ, बस नाम चेंज होगा। यहाँ जैसे यहाँ वित्त की समस्या है, वित्त में ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं है कि सरकार जो है एक निश्चित फंड इसको दे रही। इसके अलावा इसमें जो मेंबर सेक्रेटरी होता है, वह जो इसका सदस्य भी होता है, जो गवर्नमेंट का प्रतिनिधि है, जिसका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप होता है, इसके कारण भी इसकी ऑटोनॉमी कम हो जाती है। नेक्स्ट, संस्थागत स्तर पर देखें तो कोई भी संस्था जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, अगर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इसने कोई निर्णय दिया है, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए इसको फील्ड में स्टाफ चाहिए, बट इसके पास एक्सपर्ट स्टाफ्स की कमी है और पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है। इवन ग्राउंड लेवल पर जो इसके निर्णय है, उसकी मॉनिटरिंग, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उसे दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है या अन्य एक्सपर्ट्स की जो है सहायता लेनी पड़ती है। और ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए, परंतु यह जो है कमीशन चेयरमैन सेंट्रिक हो जाता है। जो चेयरमैन की थिंकिंग है, जैसे अगर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करें, 1992 के बाद जब यह पहला स्थापित हुआ, तो वहां पर जो इसके सदस्य और जो चेयरमैन था, उनकी थिंकिंग इसको इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरा युक्त करने की थी। उसके बाद ये एक्टिव हुआ, पर अभी फिर ये सुषुप्त हो चुका है। और इस चेयरपर्सन की एक्टिवनेस भी हम देखें तो उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व है, जहां जो राजनीतिक संदर्भ मुद्दे हैं, उनमें अलाइन करके वह मुद्दों को कई बार उठाते हैं। स्पेसिफिक सब जगह वह हस्तक्षेप जो है, जहां होना चाहिए वहां उसकी एक्टिविटी नहीं दिखती है। फिर
जो इसको हम स्वतः संज्ञान का पावर देखें, सुओ मोटो का पावर भी देखें, तो जब मुद्दा बहुत ऊपर हो जाता है तब वह एक्टिवली काम करता है। जैसे अगर हमें अभी हाथरस के केस में देखें तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से चुप्पी साधी हुई थी। जो महिला से संबंधित इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा था वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से उठाया ही नहीं गया। फिर यह नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इसके पास कोई कॉन्क्रीट लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, केवल और केवल सरकार को सलाह देती है। सलाह सरकार मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। फिर यह नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ऑल्दो इसको इंस्टीट्यूटरी स्टेटस दिया गया है, परंतु इसका स्टेटस लोअर है नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी। तो इसलिए कई बार जब ब्यूरोक्रेसी को सम्मन करती है, ब्यूरोक्रेसी यह सोचकर कि इसका तो पावर लोअर है, ये क्या कर सकती है हमारा, उसके सम्मन को इग्नोर कर देते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है जहां नेशनल कमीशन को बार बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद जो ब्यूरोक्रेट्स है जिनको ये बुलाना चाहती है वो इसको हीड नहीं करते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। फिर कोई भी कमीशन है अपनी रिपोर्ट सौंपेगा पार्लियामेंट को, उसने क्या काम किया है महिलाओं के संदर्भ में और क्या काम करना चाहिए इसकी रिपोर्ट सौंपेगा, बट इसकी जो रिपोर्ट है पार्लियामेंट में पेश की जाती है उसमें बहुत डिले होता है और ये कई बार रिपोर्ट समय पर भी नहीं होती है। और ये जो रिपोर्ट प्रदान करती है उस पर कमेटी अगर कुछ कमेंट करती है, जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है, जो वापस जैसे इसने रिपोर्ट दी कि यह काम अच्छे से नहीं कर रहा, अब कमेटी जो भी संसद की इसको एग्जामिन कर रही है यह इसको वापस बुलाएगी, इस पेरा पर दिखेगी, तो जो वापस एक्शन टेकन जो रिपोर्ट है उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो एक्चुअल में जो रिकमेंडेशन ये जो जांच के लिए कहती है वह ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। फिर इस ऑर्गेनाइजेशन में जो है कंप्लेंट करने के लिए, शिकायत करने के लिए कंप्लेंट यूनिट है, बट ये शिकायत यूनिट जो है जिसमें महिलाएं शिकायत कर सकती है उसमें रेगुलर स्टाफ नहीं है। जब रेगुलर स्टाफ नहीं है तो क्या होगा, वो निर्णय जो शिकायत संबंधी निर्णय उसका ट्रैक ऑन नहीं होगा, ट्रैक ऑन नहीं होगा। और जब इसमें एक रेगुलर स्टाफ नहीं होगा, जब कंसल्टेंट होंगे तो कंसल्टेंट आएंगे जाएंगे, उन्हें उस मुद्दों की समझ में नहीं होगी, वह महिलाओं के संदर्भ में कार्य करना उस थिंकिंग से प्रेरित ना होकर वह सैलरी से प्रेरित होकर यहां काम कर रहे होंगे, तो उनमें वह थिंकिंग ही नहीं होगी कि हमें महिलाओं के संदर्भ में मुद्दों पर काम करना है। यह सब कुछ इस कमीशन की जो है प्रॉब्लम है। अब देखो यहां पर फाइनेंस, स्टाफ, इसकी इंडिपेंडेंस या अनुशंसा बॉडी है, ये क्या कॉमन है कि अलग अलग है? हर किसी संस्था में तुम ये कॉमन पॉइंट इस तरह लिखोगे ताकि कुछ ना आते हुए कुछ तो हम लिखें, ठीक है, लिखो। और ये इस तरह तुम्हें आज तुम्हारा सब लोगों का होमवर्क होगा कि किसी और संस्था को लेते हुए तुम इस तरह अपना एक नोट बनाओगे, ठीक है, लिखो। इसमें डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3F करके फंड फंक्शन फंक्शनरीज, हाँ, फिर उसके सब हाँ, पॉइंट बना के लिख सकते हैं। हाँ, हाँ, और फिर जैसे इसमें बहुत सारी संस्थाएं इन्वॉल्व होती है तो इसमें 3C का भी वो अभाव है, जैसे कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन, हाँ, तो उसको अलग अलग बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कैसे और महिलाओं cooperation के संदर्भ में कैसे, पुलिस, जुडिशरी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये सब कुछ को मिलकर काम करना होता है। पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का जिस तरह स्टाफ में कमी है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, क्योंकि महिलाओं के संदर्भ में केवल यह अकेले काम नहीं कर सकती, जैसे कुपोषण का भी मुद्दा है, इस तरह का मुद्दा है, तो इसमें सबको कोऑर्डिनेशन में वर्क करना होगा, लिख सकते हो। यही तो मैं चाहता हूं। और जैसे स्टेट और स्टेट नेशनल सब लेवल पे वो कोलैबोरेशन, नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन भी वुमेन, नहीं, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, इनमें सिंकिंग नहीं है। और जितना हमारा देश बड़ा है उसके साथ इस तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो है कमीशन होना चाहिए। और जैसे हमने नेशनल कंज्यूमर फोरम को इंटीग्रेट किया है, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, इस तरह इसकी यूनिट होनी चाहिए, परंतु इस पे इसके पास वह न तो पर्याप्त धन है, न पर्याप्त क्या है, फंक्शनरीज है। इसमें शिकायत के लिए ओपन विंडो है, सिंगल ओपन विंडो? हाँ, सिंगल ओपन विंडो तो ठीक है।
बट उसका क्या नहीं होता है, ट्रैक ऑन नहीं होता है, ट्रैकिंग नहीं होती है, क्योंकि इसके पास स्टाफ ही नहीं है। ओके लिखो लिखो, पहला, यह एक मात्र अनुशंसा निकाय है। यह एक मात्र अनुशंसा निकाय है जिसके पास महिलाओं के संदर्भ में वास्तविक विधायिक शक्तियां नहीं, वास्तविक विधायिक शक्तियों का अभाव है। विधायक शक्तियों का अभाव है। नेक्स्ट, इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और यह अपने सदस्यों के लिए केंद्र पर निर्भर है, केंद्र पर निर्भर है। इस कारण इसे योग्य सदस्य भी नहीं मिल पाते जो महिलाओं के प्रति या उनसे संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूक हो। नेक्स्ट, इसकी अनुशंसाएं तथा रिपोर्ट सरकार पर बाध्यकारी नहीं, सरकार पर बाध्यकारी नहीं। नेक्स्ट, देश का राजनीतिक माहौल इस आयोग का राजनीतिकरण कर देता है और सदस्यों की नियुक्ति का अंतिम अधिकार केंद्र सरकार के पास है। कर दीजिए। देश का राजनीतिक माहौल इसका राजनीतिकरण कर देता है और इसकी नियुक्ति का अंतिम अधिकार केंद्र सरकार के पास है। नियुक्ति का अंतिम अधिकार केंद्र सरकार के पास है। नेक्स्ट, वित्त के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर है, वित्त के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर है। नेक्स्ट, स्वतः संज्ञान की शक्तियां हैं, परंतु जिस तरह देश में महिलाओं के प्रति
हम मुद्दे देखते हैं उतना यह आयोग सक्रिय नहीं है और मुद्दे जब अधिक चर्चा में आते हैं तभी यह मुद्दों को उठाता है। नेक्स्ट आयोग नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी की तुलना में इसे निम्न दर्जा प्रदान किया गया है। इस कारण ब्यूरोक्रेसी इसके निर्णयों की अनदेखी करती है। जब आयोग ब्यूरोक्रेसी को महिलाओं के संदर्भ में कदम उठाने की बात करता है। नेक्स्ट, अपर्याप्त व योग्य स्टाफ की कमी। इस कारण निर्णयों की समीक्षा उनका अन्वेषण मॉनिटरिंग प्रभावित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट है ये, चेयरपर्सन तथा सदस्य सचिव के शक्ति संतुलन में स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी, स्पष्टता नहीं है तथा सदस्य सचिव कौन होता है? ब्यूरोक्रेट होगा। तथा सदस्य सचिव का क्या कार्य होगा, क्या कार्यात्मक नियमन होगा, इसमें स्पष्टता, क्लैरिटी नहीं होने की वजह से आयोग की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। कैसे? आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, यहां पर आपने चेयरपर्सन और उनको नियुक्त किया है कि इंडिपेंडेंट वो काम करे। दूसरा, मेंबर सेक्रेटरी है जो ब्यूरोक्रेसी का सदस्य है। अब सरकार को कुछ भी वर्क करवाना हो, नेशनल कमीशन वुमेन एक्टिव हो रहा है, वो उन मुद्दों को उठा रहा है जो सरकार के लिए क्वेश्चनेबल हो सकते हैं,
वहां पर ये मेंबर सेक्रेटरी का इंटरवीन करवा कर उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को क्या करवा सकता है, कम करवा सकता है। ये एक स्पेसिफिक मुद्दा है जो रिपोर्ट में पिन पॉइंट, जो मैं नेट से सर्च कर रहा था उसमें पिन पॉइंट लिखा गया था। नेक्स्ट, आयोग की रिपोर्टें समय पर नहीं होती, समय पर नहीं होती, और यहां तक आयोग की रिपोर्टें समय पर नहीं होती और यहां तक कि संसद में भी देरी से पेश की जाती है, देरी से पेश की जाती है। नेक्स्ट, आयोग की शिकायत इकाई के पास, नेक्स्ट पॉइंट, आयोग की शिकायत इकाई के पास नियमित कार्मिक स्टाफ, नियमित कार्मिक नहीं है, और इस कारण सर आवाज कट रही है। वो नेट में प्रॉब्लम होगी। आयोग, एक मिनट, आयोग की शिकायत इकाई के पास नियमित कार्मिक नहीं, जिस कारण शिकायत निवारण प्रक्रिया प्रभावित होती है, शिकायत निवारण प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसके अलावा कुछ लिख सकते हो। आयोग कहां स्थित है, दिल्ली में, तो क्या ऑल इंडिया लेवल पर जो रीजनल मुद्दे हैं क्या उसको सॉल्व कर पाएगा, या ये आयोग जो है लिंक नहीं है इसका स्टेट कमीशन फॉर वुमेन से, ना ही स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में वो है आयोग है। इससे क्या होता है, आप एक पूरे बड़े स्केल पर जो इंडिया है उसको एज ए लार्ज स्केल पर आप महिलाओं के संबंधित सारे मुद्दों को जो है सॉल्व नहीं कर पाते हो। केवल और केवल राष्ट्रीय संदर्भ में जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व कर रहा है, तो हर वुमन के लिए जो आयोग है तो वह उसका जो है उस लक्ष्य को जो है ये साकार नहीं कर पा। इस तरह के फिलोसॉफिकल पॉइंट भी तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट लिख लो, और अगर शॉर्ट में लिखना हो, ट्रिपल एफ की कमी, सिंपल, ये पॉइंट रिपीट है जो तुम्हारे अन्य बिंदु लिखे हुए हैं। फंक्शन, इसको पर्याप्त आपने कार्य नहीं दिए या पर्याप्त ऑटोनॉमी नहीं है। फंड मतलब वित्त, फंक्शनरी मतलब स्टाफ। तो अगर ये पॉइंट लिखोगे तो जो ऊपर वाले पॉइंट लिखे हैं वो इसके सब पॉइंट्स में आएंगे कुछ कुछ। हाँ, जैसे ये पॉइंट लिखते हैं तो वैसे भी सारा जो आपने लिखा है वो कवर होना ही है, तो हाँ होना ही है, पर एग्जाम इसके में अंदर आएगा। तो एक पॉइंट लिखे कि फिर पूरा जैसे आपने एक्सप्लेन किया वैसे नहीं, ये पूरा इसको लिखना पड़ेगा तुम्हें एबीसीडी में अंदर। फंक्शन, फंड, फंक्शनरी जब समझाओगे, जैसे मेंबर सेक्रेटरी का मैंने बोला, वो एक इलोबरेशन है इसमें, पिन पॉइंट। हाँ, फंक्शनरीज में आएगा वो। हाँ, उसको इलिबरेट करना होगा। हाँ। बट एग्जाम में जब मान लो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह के तुम्हें जनरल पॉइंट लिखने, ठीक है। फंक्शन, फंड, फंक्शनरी, तो पॉइंट तो कम ही आएंगे इसमें फिर उस हिसाब से। हाँ, तो जो आएगा पॉइंट, अभी हम क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। सुधार, अब सुधार भी तुम्हारे जनरल होंगे। सुधार कैसे हो सकते हैं, मैं इन जनरल बता रहा हूं। ये सुधार के लिए आपने कहा कि ये आयोग जो है केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होता है, तो केंद्र सरकार की इसमें क्या है, वरीयता है, केंद्र अपॉइंट करता है। इसके अपेक्षा आप क्या करो, एक सिलेक्शन कमेटी का निर्माण करो जो इस आयोग के सदस्यों और चेयरपर्सन की नियुक्ति करे। फिर आयोग जो है उसको और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए, और इस और अधिक शक्तियों में इसका स्टेटस जो है हमें एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी किया जाना चाहिए, क्योंकि वुमेन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस जो है देश का, जिसमें जैसे SC ST के प्रति एट्रोसिटी हो रही है वैसे ही हमारे समाज में वुमेन के प्रति भी एट्रोसिटीज हो रही है, तो उसकी सुरक्षा के लिए हमें इस कमीशन को वह दर्जा देना चाहिए। फिर कमीशन को जो है और अधिक स्टाफ और अधिक फंड जो है देना चाहिए, ताकि वह उन फंक्शनरीज से अपना कार्य सुनिश्चित कर सके, तथा एक बड़ा हिस्सा हमें पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन के लिए देना चाहिए, जो वुमेन के प्रति जो है कार्य करने में, उनके प्रति जागरूकता में वह जो उस फंड को लगा सके। फिर इस कमीशन में जो वुमेन के प्रति पैशनेट है, जो उनके जागरूकता के संदर्भ में कार्य
के लिए जागरूक है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा पास्ट का, उसके संदर्भ में जो महिलाओं के प्रति जो जिनको नॉलेज है उन्हीं को इस कमीशन में अपॉइंट करना चाहिए, और इसके लिए सिलेक्शन कमेटी एक इंपॉर्टेंट माध्यम हो सकती है। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को केवल सेंटर में नहीं अपितु स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो है अपने पर्सन, अपनी मॉनिटरिंग यूनिट, अपनी यूनिट्स स्थापित करनी चाहिए, ताकि ऑल इंडिया लेवल पर वह महिलाओं को जो मुद्दे हैं उसको सॉल्व कर सके। इसके अलावा जो महिलाओं से संबंधित जो कार्य किए जा रहे हैं, जो पॉलिसीज, जो प्रोग्राम जो हो रहे हैं, उसके संदर्भ में भी इस आयोग को कुछ न कुछ भूमिका दी जाए, ताकि वह और अधिक उसको इंप्लीमेंट करवाने में जो है मदद कर सके। इस तरह के तुम्हें जनरल आइडिया देने हैं। और भी लिख सकते हो, जैसे हमने कहा रीजनल यूनिट नहीं है, रीजनल यूनिट के लिए हमने कह दिया डिस्ट्रिक्ट। फिर हमने कहा फंड नहीं है, स्टाफ नहीं है, स्टाफ के लिए पैसा अधिक दो, ऑटोनॉमी दो, इसको स्टेटस बढ़ाओ एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। लिख लो पॉइंट्स। पहला, सदस्यों की नियुक्ति केंद्र पर न छोड़कर एक नियुक्ति समिति के द्वारा इनका चयन। नेक्स्ट, आयोग का दर्जा नेशनल कमीशन फॉर NCSC और NCST के समान किया जाए। NCSC और NCST के समान किया जाए। नेक्स्ट, एक बड़ा हिस्सा वित्त का आवंटित किया जाए ताकि यह अपने लक्ष्यों के प्रति को न्यायोचित ठहरा सके, जस्टिफाइबल। नेक्स्ट, सदस्य महिलाओं के मामले में विशेषज्ञ हूं। नेक्स्ट, जिला स्तर पर भी इस आयोग की इकाइयां स्थापित की जाए। ठीक है, ये हो गया। ये 2016 का क्वेश्चन है। देखो इसको, यहां जो हमने पढ़ा है उसके कुछ पॉइंट्स को यहां तुम्हें लेना पड़ेगा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का है, जो हमने ये मुद्दा डिस्कस किया, इसी से इसका आंसर निकलेगा। कह रहा है महिलाएं जिन समस्याओं का सामना करती है, कहां? सार्वजनिक निजी स्थान पर, मीन्स पब्लिक स्फेयर में उनको जो समस्याएं होती है, जो प्राइवेट स्फेयर हो गया आपका घरेलू हिंसा, प्राइवेट स्फेयर हो गया उसका घर, समाज में जो कुरीतियां वगैरह है, यह है। पब्लिक स्फेयर में हो गया जो उसको कार्यस्थल, जो भी उसका जो है मीडिया वगैरह में जो कमोडिफिकेशन, व्यावसायीकरण वह हो रहा है। तो क्या यह जो वुमेन समस्याएं हैं यहाँ की, क्या इसको राष्ट्रीय महिला आयोग समाधान निकालने की जो रणनीति है, जो इसकी स्ट्रेटेजी है, क्या इसमें यह सफल रहा है? हां तो कितना, ना तो कितना। तो जैसे घरेलू हिंसा में जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है,
उसका हवाला दोगे, उसको रिकमेंडेशन देके कैसे इसने चेंज करवाया है, कैसे वह घरेलू हिंसा कम हुई है, घर में महिलाओं को जो इज्जत दी जानी है उसके प्रति जो अवेयरनेस है उसमें इसने क्या काम किया, उसकी जो रणनीति रही है अवेयरनेस की, एडवर्टाइजमेंट की, लोगों से सहयोग लेते हुए कितना प्रभावी हुआ है। ऐसे ही पब्लिक स्फेयर में महिलाओं के प्रति जो कम्युनिकेशन, जैसे अभी हाल ही में जो आपके एमपी के टॉप मोस्ट पॉलिटिशियन ने क्या कमेंट किया महिला पर, उसमें नेशनल महिला आयोग जो राष्ट्रीय महिला आयोग कितनी एक्टिव हुई। जब आपका हैश मी टू मूवमेंट चला, पब्लिक स्फेयर ही था, तो उस हैश मी टू मूवमेंट में राष्ट्रीय महिला आयोग उस मुद्दों को उसने कैसे सुलझाया, उसकी क्या रणनीति थी, क्या उसने उस मुद्दों को सुलझाया, क्या उसमें काम किया। ऐसे ही शी एक्ट है, पब्लिक स्फेयर में है, कार्यस्थल पर है, क्या उस शी एक्ट के इंप्लीमेंटेशन में राष्ट्रीय महिला आयोग बहुत एक्टिव हुआ है तो किस हद तक यह जो है इंप्लीमेंट हुआ है, क्या जो है इसकी रणनीति क्यों फेल हो रहा है, अगर इसने रणनीति बनाई भी है, उन मुद्दों के लिए अवेयरनेस जगा भी रहा है, तो क्यों फेल हो रही, स्टाफ, फंड, फंक्शनरीज, ये सब कुछ, क्योंकि तुम्हें प्रस्तुत क्या करना है, तर्क। मुद्दा सेम रहेगा, इसी मुद्दे को तुम्हें उठाकर अलग अलग जगह पुट इन करके आंसर करना होगा। यह 2016 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। कंटेंट तुम्हारा सेम होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं इस क्लास से तुम कंटेंट सीखोगे, कंटेंट स्वयं जनरेट कैसे किया जाए, स्वयं कैसे उत्पन्न किया जाए, वह सीखोगे। तो यह टॉपिक हमने कवर की और इसी अनुरूप हमें जो है मुद्दा तैयार करना होता है। और वंस अगेन, अगर अनअकैडमी जो है आपको फाउंडेशन कोर्स उपलब्ध करा रहता है, आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं, आइकॉनिक और प्लस प्लेटफॉर्म, और इसके द्वारा अपनी तैयारी को निश्चित दिशा दे सकते हैं। थैंक यू।